दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान के परे। तो ये आधुनिक विज्ञान जहाँ तक पहुँचा नहीं है, ऐसे सिद्धांत आयुर्वेद में कहे गए, उनका विवरण मैं आज आपके इस वीडियो में दूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल निरामयी वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों यह विषय अलग है, नया है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आज के इस वीडियो के विषय का चयन किया है। दोस्तों आज हम देखते हैं कि विदेशों में भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति की बहुत ही उधो हो रही है। बहुत ही उनको भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है, ईगर होते हैं वो लोग। अपने उसमें भी भारतीय कुटुंब पद्धति जो है, तो उस कुटुंब पद्धति के में जानने के लिए उनमें बहुत ही जिज्ञासा पैदा हुई है। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा लिख के भी रखा है और कहते भी है कि ओ व्हाट अ वंडर, योर होल लाइफ इज ओनली वन वाइफ, मतलब आप पूरी लाइफ एक ही वाइफ के साथ में कैसे बिताते हैं। तो यही उन लोगों को जिज्ञासा है कि हम भारतीय लोग दंपत्ति स्वरूप में पूरी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ में कैसे रहते हैं, कैसे हमारी कुटुंब व्यवस्था है। और ये उन लोगों को हो भी ना क्यों, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है वो कभी एक जिंदगी भर एक साथ किसी के साथ रहते नहीं हैं। और हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें बांध कर रखती है। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है जो वो लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो हमारा भारतीय वाङ्मय है, भारतीय जो शास्त्र है, यह मानव जाति का कल्याण करने के लिए सर्वोत्तम संपत्ति है। इसे हमें जानना चाहिए। अगर हम लोग ही इससे परे रहेंगे, हम लोग ही अज्ञान रहेंगे, तो बाकी लोगों को हम कैसे बता सकेंगे। और उनको बताने की भी जरूरत नहीं है। अब तो वो लोग खुद जान रहे हैं और वो खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में आ रहे हैं, या फिर इन विषयों में जो लोग जानकार है, जो गुरु है, उन लोगों को अपने देश में विशेष स्थान देकर, बहुत अच्छा पैकेज देकर उनको बुला रहे हैं। तो दोस्तों देश विदेशों में अपने वेद, आयुर्वेद और ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्सुकता बढ़ गई है। तो पूरे दुनिया में जो मानवीय शरीर है, जिसकी रचना, जिसकी क्रिया एक ही है, लेकिन उसकी इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चैतन्य शक्ति, प्रयत्नवाद, प्रेरणा स्रोत, धारणा शक्ति, बुद्धि वैभव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अहम भाव, ये गुण परत्वे, पिंड परत्वे हर एक के शरीर में अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों है, इसका उत्तर मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के शरीर में इसका वर्णन किया गया है। आधुनिक विज्ञान के जो निकष है, जो पैरामीटर्स है, वो आयुर्वेद शास्त्र को लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र के अपने सिद्धांत है, वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे और एविडेंस बेस पे ही वो प्रूव हुआ है और ऐसा लिख के रखा है। तो मॉडर्न पैरामीटर आप आयुर्वेद को नहीं लगा सकते। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कुष्ठ रोग, जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं, इसका जो कृमि है, इसका जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो इसके बारे में आयुर्वेद में कहा है कि रक्तजाहा कृमयहा अणवहा सूक्ष्माद केचित अदर्शना, मतलब जो अपने को खुली आंखों से नहीं दिखता है, रक्त वर्णक मतलब रेड इन कलर होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो ऐसा वर्णन उसका कहा गया है। तो शास्त्रकारों ने को कैसे दिखा होगा, तो यही विज्ञान के परे है। तो ये, और आज अगर हम इस बैक्टीरिया का वर्णन दिखते हैं तो ये ऐसे के ऐसे ही होता है। आगे कहा है अपादाहा सूक्ष्म ताम्राच्य, मतलब रेड इन कलर, जिसको पैर नहीं होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म होता है, और जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखता है। तो उस जमाने में तो माइक्रोस्कोप नहीं था, तो फिर उन लोगों को कैसे दिखा? अच्छा दिखा, तो उन्होंने जो वर्णन लिखा है वो आज के लेप्रोसी के बैक्टीरिया का जैसे के वैसे वर्णन कुष्ठ रोग चिकित्सा में, कुष्ठ रोग में हमें देखने को मिलता है। उनके पास ध्यान चक्षु, दिव्य चक्षु, तप चक्षु, ये सब होने की वजह से उन्होंने वो सब जानकर ऐसा लिख के रखा है। आयुर्वेद में मॉडर्न साइंस तो इसको एक बैक्टीरिया बताता है, लेकिन कुष्ठ विकार में आयुर्वेद में इसको 6 कृमि बताए गए, 6 बैक्टीरिया बताए गए। मॉडर्न साइंस को आज भी 5 खोजना बाकी है। तो इसलिए आयुर्वेद विज्ञान से परे है। संशोधन के विषय में बात कहूंगा तो आयुर्वेद वैज्ञानिकों की दिव्य दृष्टि होने की वजह से उन्होंने बहुत सारी बातें लिख के रखी है, समझा के रखी है। सत्व, चैतन्य स्वरूप, आत्म तत्व जो है, जो चेतन तत्व है, ये सिर्फ आयुर्वेद जैसे चैतन्य शरीर में, चैतन्य वैदिक में ही हमें देखने को मिलता है। मॉडर्न साइंस में चेतन तत्व, आत्मा, मन, इनका विचार हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए भी ये विज्ञान से परे है। मॉडर्न साइंस जो है, हम इसे एक तरह से रूखा से कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अध्यात्म विचार नहीं है, आत्मा का विचार नहीं है। और ऐसे साइंस के पैरामीटर्स हम जो चैतन्य वैदिक है, आयुर्वेद साइंस, उसको हम लगा नहीं सकते। ऐसा करने पर हजारों सालों से जो आयुर्वेद का स्पंदन चल रहा है वो मंद होने की आशंका है। इसलिए मॉडर्न पैरामीटर्स हम आयुर्वेद साइंस को नहीं लगा सकते। आयुर्वेद साइंस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव साइंस है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आप बुखार के 5 पेशेंट ले लीजिए, या फिर पतले दस्त, डायरिया जिसे बोलते हैं, 5 पेशेंट ले लिए, तो मॉडर्न साइंस से, अगर मॉडर्न मेडिसिन से, एलोपैथी से हम अगर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो सब में एक ही प्रकार की मेडिसिन दी जाती है।
उम्र के हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से भले ही मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल होता है, जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स जो होते हैं, औषधि दवा, वो एक ही होती है। लेकिन आयुर्वेद का ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में उसको ठीक करने के लिए वो पूरी तरह से उसको ठीक करते हैं, ना कि सप्रेस कर देते हैं आयुर्वेदिक दवाएं। और आयुर्वेदिक दवा जो होती है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करती है। इसलिए ये आयुर्वेद साइंस जो है यह सेंसिटिव साइंस है। विशिष्ट पद्धतियों का अभ्यास जो होता है वो प्रायोगिक तत्वों पर किया जाता है, उसके हिसाब से ही सिद्धांत बनाया जाता है। ऐसा ये मॉडर्न साइंस में होता है, जिसमें कि निसर्ग की रचना, निसर्ग का कार्य और उनकी पद्धति का विचार नहीं होता है। ये हमें मॉडर्न साइंस में देखा जाता है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, ये अहम भाव जो होता है यह बुद्धि सदोषता का द्योतक होता है। तो अगर कोई भी साइंस या कोई भी शास्त्र आप पढ़ते हैं, तो अगर आप में अहम भाव आ जाता है तो इसका मतलब आप उस साइंस को एक तो पढ़ नहीं सके हैं, या तो फिर आपने गलत साइंस पढ़ा है। अगर आप में अहम भाव आ गया है तो शास्त्र वही श्रेष्ठ है जो आदमी को उसके पैर धरती पर ही जमाए रखता है, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। ये आयुर्वेद तत्व जो होते हैं सिद्धांतों पर टिका हुआ है, बिना जैसे अगर ये उसके फंडामेंटल्स या फिर उसके जो प्रिंसिपल्स है ये परफेक्ट नहीं होते थे, शाश्वत नहीं होते थे, इटर्नल नहीं होते थे, तो जैसे कि बिना ईंधन के अग्नि शम जाती है, बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, वैसे ही ये भी आयुर्वेद भी अपने आप ही शांत हो गया होता। लेकिन ऐसा होते हुए हमें देखा नहीं गया है, हम इसे विपरीत परिस्थिति देख रहे हैं। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में होते हुए हम देख रहे हैं। दुनिया के संशोधकों के लिए यह एक कुतूहल का विषय बना है। दोस्तों आगे मैं और कहूंगा कि स्तनपान, मतलब पहले संशोधन हुआ था कि बच्चों को स्तनपान नहीं करना चाहिए, और अब कहते हैं कि स्तनपान करना जरूरी है। माता का दूध ही बच्चे के लिए, शरीर के पोषण के लिए बहुत जरूरी होता है। तो भाई पहले आपने कहा था कि स्तनपान मत करो, अब कहते कि स्तनपान करो। तो ये सिद्धांत आपके पक्के क्यों नहीं है, दृढ़ क्यों नहीं है? आप हर 10 साल में सिद्धांत क्यों बदलते जाते हैं? आयुर्वेद के शास्त्र के बारे में तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में पहले ही कह चुके हैं, मातु एव पिबेत स्तन्यम तदहि अलम देह वृद्धे, मतलब माता का स्तन्य मतलब माता का दूध ही बच्चे के पोषण के लिए श्रेष्ठ होता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद का सिद्धांत ना 5000 साल पहले जो बताया गया वो आज भी कायम है और आज भी हम उसे देख रहे हैं। इसके बारे में और एक एग्जांपल दूंगा। जब अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी, जब उनको टाइफाइड हो गया था, तो उनको उस जमाने में जो पेनिसिलिन नाम की दवा थी, जो जमाने में उसको अमृत तुल्य कहा जाता था, तो वो दवा खास विमान से, चार्टर्ड एरोप्लेन से भारत में लाई गई थी और उनको दी गई थी। लेकिन पेनिसिलिन की आज क्या पोजीशन है? पेनिसिलिन को कोई लिखता भी नहीं, कोई बनाता भी नहीं। एक जमाने में वो अमृत तुल्य औषधि थी, तो आज उसकी स्थिति क्या है? लेकिन आयुर्वेद की दवा के बारे में आज ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की दवा कितनी भी पुरानी हो या फिर कितनी भी, तो जो 5000 साल पहले बताई गई है आज भी वही है। उसके गुण धर्मों में तिल मात्र भी फर्क पड़ा नहीं है, ना गुण घटे हैं ना गुण बढ़े हैं। तो इसे कहते हैं सिद्धांत, इसे कहते हैं शाश्वतता। ये हमें देखने को मिलता है। मॉडर्न साइंस में हम देखते हैं कि जैसे सिद्धांत बदलते हैं जो ऐसे तत्व बदल जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा है नहीं। ये इसे 5000 सालों से वो जहाँ था वहीं पे वो स्थिर है। तो ये सब बातें जो है ये विज्ञान के परे है। बहुत सारे लोग ऐसा आरोप करते हैं कि आयुर्वेद एक विज्ञान निष्ठ सिद्धांत नहीं है, उसमें कुछ बाद में मॉडिफाइड नहीं हो गया है, इसलिए वो अप्रगत है। लेकिन उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद यह एक परिपूर्ण शास्त्र है, उसमें बाहर से कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद कहूँगा कि भारतीय वेद, भारतीय शास्त्र ये कोई मानव रचिता नहीं है। यह जो है आयुर्वेद वैद्यक, यह मूलतः ब्रह्मा जी द्वारा रचयिता है। उसके बारे में क्या है? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, मतलब ब्रह्मा जी द्वारा स्मरण किया गया और लिखा गया, ऐसा ये आयुर्वेद शास्त्र है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से हम जो देखते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र जो है ये सनातन है और शाश्वत वैद्यक है। आज का हमारा जो मॉडर्न साइंस है, विज्ञान है, यह कितना भी प्रगत हो जाता है तो जो सृष्टि के सिद्धांत है वो उसके हम विज्ञान बदल नहीं सकता और बदलने भी नहीं चाहिए। बदल इसलिए नहीं सकता कि जो सूरज है, चंद्रमा है, ये कितना भी पुराने हो जाए लेकिन इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसके बारे में क्या है? विसर्ग आदान विक्षेपै सोम सूर्य अनिलहा यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलहा तथा, मतलब जैसे कि सृष्टि में सोम मतलब चंद्रमा, सूर्य और अनिल मतलब वात वायु है, वैसे ही शरीर में सोम मतलब कफ, सूर्य मतलब पित्त और अनिल मतलब वायु वात, ये है। ऐसा ये शाश्वत और तर्क संगत, व्यवहार संगत वर्णन हमारे आयुर्वेद में देखे जाते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारे पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा पिंड है। सृष्टि की रचना जैसी हुई है वैसे ही हमारे शरीर की भी रचना हुई है। हमारे शरीर का एक क्षण में उत्पत्ति होती है, दूसरे क्षण में स्थिति होती है और तीसरे क्षण में लय होता है। तो ये चक्र जो है ये चक्र शुरू रहता है और इसी का नाम जीवन है। आगे का सिद्धांत है
रुद्धि समाने सर्वेशाम विपरीते विपर्या, मतलब अगर आप समान में समान को ऐड कर दो तो उसमें वृद्धि होती है और अगर उसमें से कम कर दो तो कम हो जाता है। तो एक सामान्य सिद्धांत बताया गया है। अगर आप किसी बर्तन में पानी है और अगर आप उसमें पानी डाल देंगे तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, अगर उसमें से पानी निकाल लेंगे तो पानी कम हो जाता है। तो इतना सामान्य सिद्धांत है जो आयुर्वेद में कहा गया है। अगर आपके शरीर में मांस धातु को बढ़ाना है तो अगर आपको मांस खाना पड़ेगा या फिर मांस का सूप पीना पड़ेगा तो मांस धातु की वृद्धि होगी। लेकिन इस वजह अगर आप ओबेद है तो आपको ब्रूहणकर और संतर्पण जन्य पदार्थ टालने पड़ेंगे ताकि आप क्रूश हो सके या फिर स्लिम हो सके। तो ये जो सिद्धांत है ये वहां पे लागू होता है। आगे का है रक्तेन वर्धते, मतलब रक्त धातु से ही रक्त धातु की वृद्धि होती है। तो ये सामान्य सिद्धांत होते हैं जो आयुर्वेद शास्त्र में कहे गए हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि एनीमिया में होता है तो उसमें रक्त धातु कम हो गया होता है, तो इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब रक्त धातु बढ़ाने के लिए हम रक्त धातु देते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो वृद्धि सामान्य सर्वेशाम, मतलब समान धातु से समान धातु की वृद्धि होती है। इतना सामान्य सिद्धांत है। आगे कहूंगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमें मालूम है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने ढूंढ निकाला है, लेकिन न्यूटन के पहले ही हमारे शास्त्रों में वाग्भट ने उसे कहा है द्रव्यम ऊर्ध्वगमम तत्र प्रायः अग्निपवनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमित्वय गुणाधिकम, मतलब जो पार्थिव और जलीय ऐसे गुरु गुणात्मक जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर फेंकने पर भी नीचे आते हैं। तो यही तो गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाग्भट जी द्वारा कहा गया है। तो आगे और एग्जांपल दूंगा रक्ताभिसरण, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के। विलियम हार्वे ने 1628 में ब्लड सर्कुलेशन का इजाद किया कि वह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नाम की कोई चीज है जो हार्ट के द्वारा होती रहती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके पहले ही कहा है रसस्तु हृदय याति समान मरुते रितहा, मतलब रस धातु जो है वो हृदय के जरिए सर्व शरीर में वायु की मदद से सर्वदूर घूमता रहता है, प्रसारित होता रहता है, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। और एक सिद्धांत कहना चाहूंगा, एसिड और अल्कली इनको अगर एक कर दो उसका जो रिजल्ट है वो हमें स्वीट मिलता है, मधुर होता है। तो इसके बारे में कहा है कि अम्लो ही शीतः स्पर्शेन क्षारस्तेनोपसंहिता याति आशुस्वदिता, मतलब अम्ल मतलब एसिड और जो क्षार होता है अल्कली, इनका एक हो जाता है, एक कर देते हैं तो हमें स्वादुता प्राप्त होती है। तो ऐसे जो सिद्धांत है यह हमारे शास्त्रों के सिद्धांत, यह नित्य है, सनातन है, अविचल है, स्थिरप्रद है, शाश्वत है। ये हमको स्वस्थता देने के लिए, हमारा कंप्लीट हेल्थ करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ऐसे सिद्धांतों पर हमारे शास्त्र टिके हुए हैं। फिटनेस की हम बात करेंगे तो फिटनेस के लिए मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि आपका कंप्लीट हेल्थ जो है, आपके फिजिकली और मेंटली फिटनेस होना जरूरी है, बस ये उनके फिटनेस की व्याख्या हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद इसके आगे विचार करता है, समदोषा समाग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि देते, मतलब आपके शरीर में दोष, धातु, मल ये सब तो स्वस्थ होने चाहिए, लेकिन इसके साथ में प्रसन्न आत्म, इंद्रिय, मन ये सब भी आपके स्वस्थ होने चाहिए। आत्मा मन का विचार तो मॉडर्न साइंस में है ही नहीं, इसलिए भी इसे हम चैतन्य वैद्यक कहते हैं आयुर्वेद को। तो ये जो भाव होते हैं ये सब विचार, ये चैतन्य तत्व विज्ञान के क्षेत्र के परे है, इसलिए भी हम बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न साइंस इसलिए कहते हैं। स्वास्थ्य विषयक WHO का मत अगर देखे जाए, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजुरी ऑफ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल कंडीशन, फिटनेस, हेल्दीनेस, साउंडनेस, वेल बीइंग, ऐसा WHO का मत है जो कि ग्रेट इंग्लैंड डिक्शनरी में कहा गया है। फीवर की जब हम बात करते हैं तो थर्मामीटर से हम फीवर कितना है वो नापते हैं, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद भी पेशेंट को भूख न लगना, जबान में स्वाद न आना, ये जो लक्षण दिखते हैं, मतलब कोई भी मॉडर्न का डॉक्टर कहेगा कि अगर थर्मामीटर पे टेम्परेचर नॉर्मल है इसका मतलब ये ठीक हो गया, लेकिन पेशेंट को भूख नहीं लगती है, जबान पे टेस्ट नहीं आती है, तो इससे हम कहते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है जब तक कि पेशेंट को जबान में टेस्ट नहीं आती। जिसको नींद आई वो आधा ठीक हो गया और जिसको भूख लगी वो पूरा ठीक हो गया, ऐसे व्याख्या हमें आयुर्वेद में मिलती है। आयुर्वेद का प्रयोजन ही आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ आदमी का, स्वस्थ इंसान का स्वास्थ्य टिकाए रखना और जो बीमार इंसान है उसकी बीमारी जड़ से दूर करना और बिना उपद्रव के दूर करना, शुद्ध चिकित्सा द्वारा दूर करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन हम देखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र का जो प्रयोजन है ये सिर्फ रोग ठीक करना नहीं है, तो नष्टि की चिकित्सा द्वारा मतलब अपुनर्भव मोक्ष प्राप्ति करा देना, ये उपचार आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए, ताकि ये रीबर्थ साइकिल जो होती है ये साइकिल से आत्मा की मुक्ति हो जाए और मोक्ष प्राप्ति हो जाए। ये विचार जो है ये विचार आधुनिक विज्ञान के परे है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न साइंस। जैसे कि हम देखते हैं कि आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र की या किसी भी संहिता की रचना जो है वो निरोगी और जीवन और दीर्घायुष्य बनाने के लिए क्रमबद्ध सूत्रबद्ध रीति से विधि पूर्वक आयुर्वेद में रचना हमें देखने को मिलती है। वैसे अन्य शास्त्रों में हमें देखने को नहीं मिलती है कि निरोगी जीवन,
दीर्घायुष्य के लिए क्या करना चाहिए, ये हम अन्य शास्त्रों में नहीं देखते हैं। मानसोपचार के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंगलोर में बहुत बड़ा एम्स की तरह एक सेंटर बनाया है। तो अभी मॉडर्न साइंस उसमें मन का विचार करने के लिए प्रवृत्त हुई है और उसमें मन का क्या स्थान है जीवन में, ऐसा विचार करने के लिए अभी मॉडर्न साइंस ने शुरुआत की है। व्यायाम के बारे में कहेंगे कि व्यायाम किसने कितना चाहिए। आधुनिक साइंस के पास में इसके बारे में कोई एडवाइस नहीं है, वो सबको एक ही मापदंड में एक ही तुलना में तोलते हैं, सब घोड़े 12 टक्के। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में व्यायाम के लिए एक विशिष्ट नियम बताए गए हैं। उसमें कहा है अर्धशक्त्या निषय वस्तु बला भी स्निग्ध भोजन भी ही, मतलब अर्धशक्ति लक्षण जो है अपने इंसान ने अपने अर्धशक्ति से ही व्यायाम करना चाहिए। तो अर्धशक्ति मतलब क्या है, तो उसके लिए कहा है रुक्षा ललाटा नासासु स्वेदा यस्य विमुख्यते हृदय स्थान स्थितो वायु सदा वक्त्र प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम। मतलब आपके ललाट पर, आपके कपाल पर और कक्षा में अगर व्यायाम स्वेद आ जाता है, पसीना आता है, तो ये आपका अर्धशक्ति व्यायाम हो गया। तो ऐसा जान लेना चाहिए। तो एक विवेकपूर्ण इंसान ने व्यायाम कितना करना चाहिए ताकि उससे हृदय पर भी प्रेशर ना आए। तो ये सब नियम आयुर्वेद में कहे गए हैं। किसी को 5 मिनट का व्यायाम करने के बाद में, किसी को 15 मिनट का व्यायाम करने के बाद में, किसी को 30 मिनट का व्यायाम करने के बाद में हमें पसीना आते हुए देखा जाता है। तो वो इंसान ने उतने उसके अर्धशक्ति तक ही व्यायाम कर देना चाहिए। तो ये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वात पित्त कफ उसके दोषानुसार, प्रकृति अनुसार, शरीर बल के अनुसार अलग अलग उसका टाइम है। मतलब कोई 10 मिनट करेगा, उसके बाद में उसको पसीना आएगा कपाल पर, या फिर कोई आधा घंटा करेगा, उसके बाद में आएगा। तो अपने हिसाब से ही उन्होंने करना चाहिए। तो ये जो नियम है ये आधुनिक साइंस के भी परे है, मॉडर्न साइंस के, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न साइंस। जलपान के बारे में बात करेंगे। आधुनिक विज्ञान उसे कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। लेकिन ज्यादा पानी पीने से ऊर्ध्वक अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, हाथ पांव त्वचा स्पर्श जो है वो आर्द्र होते हैं, हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है हाथ पांव में, आमवात जैसी बीमारियां बनती है, मंद अग्नि होती है, और मंद अग्नि सर्वे रोगोपि कारणम। तो ये मंद अग्नि हो जाता है, अग्निमांद्य हो जाता है, तो सर्व रोगों का कारण बन जाता है। इससे मोटापा, स्थूलता भी आती है। तो ज्यादा पानी पीना ये गलत बात है। तो ये सब घोड़े 12 टक्के, ऐसा नियम मॉडर्न साइंस बताता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। लेकिन ज्यादा पानी पीना भी गलत हो जाता है। आयुर्वेद में अत्यधिक जलपान का भी प्रावधान कहा गया है। विशिष्ट काल में, जैसे कि धूप काल है तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं। शरीर में अत्यग्नि है तो पी सकते हैं। पित्त विकृति में आप पानी पी सकते हैं। एक नियम सबको आप लगा नहीं सकते, इससे अपने को परिणाम से ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो ये भी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न साइंस है। आधुनिक शास्त्र में वाटर मतलब H2O, उसमें हाइड्रोजन के 2 आयन है और ऑक्सीजन का 1 आयन है। तो ऐसा बस ये हो गया पानी। लेकिन आयुर्वेद साइंस क्या कहता है कि पानी अमृत है, जीवन है, भविष्य है, ये उसके पर्याय है। पानी में चैतन्य शक्ति होती है। ये मूलतः यह विचार जो है ये आयुर्वेद में है। यह मॉडर्न साइंस के विज्ञान से परे है। इतना चैतन्यमय अपने शास्त्र है। आहार के बारे में बात करूंगा तो आहार प्राणायाम प्राणाहा, आहार प्राणियों का प्राण है, ऐसा कहा गया है। आधुनिक साइंस, आधुनिक शास्त्र उसको क्या कहते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, कैलोरीज होनी चाहिए, विटामिन होने चाहिए। ये हो गया सिर्फ भौतिक विचार, उसमें सूक्ष्म विचार होता नहीं है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, तो इससे ऊर्जा उत्पत्ति होनी चाहिए, मन शुद्धि होनी चाहिए, अग्नि, शरीर बल, इंद्रिय बल बढ़ना चाहिए, इंद्रिय प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, त्वचा कांति होनी चाहिए, तेज, प्रसन्नता, इंद्रिय तृप्ति, सबसे मेन है इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों का विचार आयुर्वेद में कहा गया है। यह विचार आधुनिक विज्ञान से परे है। इतना सूक्ष्म विचार आधुनिक शास्त्र में नहीं किया गया है। यादृशम भुज्यते अन्नम तादृशम जायते वपुः, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर उत्पन्न होगा, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है। जैसा अन्न हम खाएंगे वैसे ही गुण हमको हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे। यह विचार जो है ये आधुनिक शास्त्र के बैलेंस डाइट में नहीं है। अन्नम ही इष्टम उपकृतम इष्टम गंधादिभिः पृथक् प्रीणाति देहम अखिलम प्रीणेत इंद्रियाणि च। बहुत अच्छा कहा है चरक जी ने कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, यही सब बातें हम भौतिक विचार देखा जाए, लेकिन अगर खाने में उसको गंध अच्छा नहीं है, उसकी टेस्ट अच्छी नहीं है, तो वो हमें तृप्ति नहीं दे सकता। यही बात चरक जी ने इसमें कहा है। प्रीणाति देहम अखिलम प्रीणयेत इंद्रियाणि च, मतलब देह और इंद्रिय दोनों को प्रीणन, पोषण उसने करना चाहिए, ऐसा ये आहार होना चाहिए। ये विचार भी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न साइंस है। आगे कहूंगा मल। जी हाँ दोस्तों, शरीर में जो मल, मूत्र, स्वेद, ये मल कहे गए हैं। ये मल भी जब तक नॉर्मल मात्रा में शरीर में होते हैं तो ये शरीर के लिए धारण का काम करते हैं, लेकिन कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो यही दोष उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में वाग्भट जी ने बहुत अच्छा कहा है। मलोचित्वात देहस्य क्षयोरुद्देस्तु पीडनः, मतलब ये जो मल होते हैं, जो देह को धारण करते हैं, लेकिन इनका क्षय या वृद्धि कम या ज्यादा होने से शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है,
ऐसा वाघबर्जी ने कहा है। यह जो मल होते हैं यह आजन्म साथ में होते हैं। पुरुष मल, मूत्र और स्वेद, इनका हीन योग, अति योग और मिथ्या योग ये शरीर में पीड़ा पैदा करते हैं या बीमारियां पैदा करते हैं। लेकिन ये जब नॉर्मल होते हैं तो ये शरीर को स्थिर करते हैं, बल प्रदान करते रहते हैं। मलिनीकरणात् मलहा ऐसे और कहा है, मतलब जो शरीर को मलिन करते हैं उनको मल कहते हैं। तो पुरुष मूत्र और स्वेद ये शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए मलिनीकरणात् मलहा। तो दोस्तों ये था हमारा आयुर्वेदा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न साइंस, इसका पहला भाग। इसके आगे की जानकारी हम आपको अगले भाग में देंगे। दोस्तों आपने ये हमारा वीडियो आखिरी तक देखा, इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।